क्या मुद्दे रहे हैं सर? यहाँ के फतेहपुर विधानसभा की बात कर रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी, केंद्र सरकार, उनसे अर्थव्यवस्था संभल नहीं रही। लोगों का एक बहुत ही ज्यादा गुस्सा था, और ये गुस्सा था डबल इंजन की प्रति। ये गुस्सा था जयराम ठाकुर जी के प्रति। कांग्रेस पार्टी की क्या प्लानिंग होगी? मेरा नाम है रवि, और जैसा कि आप जानते हैं हमारे प्लेटफॉर्म का नाम है सैमसंग डिजिटल। इनवाइट कर रहा हूं श्री भवानी सिंह पठानिया जी को। सर नमस्कार। नमस्कार शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इस इलेक्शन में आप गए हैं, एक साल से आप लगभग एक साल से विधायक रहे हैं, डबल इंजन की सरकार थी। क्या मुद्दे रहे हैं सर? यहाँ के फतेहपुर विधानसभा की बात कर रहा हूं, जिन मुद्दों पर यह इलेक्शन लड़ा गया है। देखिए, डबल इंजन की सरकार का जो डबल फेलियर मैं आपको बताता हूँ, ये दो दो एंगल्स पे है। पहला बेरोजगारी सबसे बड़ी, जी। और दूसरा जो है वो है महंगाई। तो ये दो हमारे जो है ये मुद्दे रहे हैं। बाई इलेक्शन के अंदर भी यही मुद्दे थे, और उसके बाद जो भी मेन इलेक्शन हुआ है इसके अंदर भी यही मुद्दे रहे हैं। मेरा सिर्फ जनता को एक ही चीज का मतलब, मैं उनसे एक ही चीज पूछता था कि आप एक चीज बताइए कि महंगाई जो होती है, ये महंगाई नीतिगत महंगाई है। ये महंगाई को इसलिए नहीं बढ़ी कि किसी चीज की प्रोडक्शन कम हो गई या किसी चीज की कंजम्पशन बढ़ गई। महंगाई बढ़ने के तीन तरीके होते हैं। पहला होता है आपका डिमांड लेड इन्फ्लेशन। किसी चीज की कंजम्पशन अगर बढ़ जाए, तो डिमांड अगर किसी चीज की बढ़ जाती है तो महंगाई बढ़ जाती है। ये वो महंगाई नहीं है। दूसरा, किसी चीज की अगर सप्लाई कम हो जाए तो उस चीज का जो है भाव बढ़ जाता है। ये वो भी महंगाई नहीं है। ये महंगाई जो है ये नीतिगत महंगाई है। और ये नीतिगत महंगाई कैसे पैदा हुई? ये नीतिगत महंगाई ऐसे पैदा हुई कि भारतीय जनता पार्टी, केंद्र सरकार, उनसे अर्थव्यवस्था संभल नहीं रही, और ना ही उनसे अर्थव्यवस्था चल रही है। तो इन्होंने क्या किया कि जब इन्होंने देखा कि कॉर्पोरेट टैक्स जो है वो कम आ गए, आपके पर्सनल इनकम टैक्स वो कम आ गए, तो इनके पास सिर्फ एक टैक्स का जरिया बचा, और वो जरिया था जीएसटी। इन्होंने क्या किया, हर उस चीज के ऊपर जीएसटी लगा दिया जिस चीज के ऊपर, भगवान कसम मैं आपको बोल रहा हूं, आप चेक कर लीजिएगा, अंग्रेजों ने भी कभी इन चीजों के ऊपर टैक्स नहीं लगाया था। आज आपके दूध के ऊपर जीएसटी है। दूध के ऊपर सरकार ने टैक्स लगाया है। इसी सरकार ने दही के ऊपर टैक्स लगाया है, कॉपियों के ऊपर टैक्स लगाया है, पेंसिलों के ऊपर टैक्स लगाया है। और एक दो चीजें ऐसी हैं जो कि गरीब जो है वो इस्तेमाल करता है। आपकी हवाई चप्पल और आपका जो प्लास्टिक का बूट, उसके ऊपर जीएसटी है। इसका प्रभाव क्या है? जो स्पाइरलिंग इफेक्ट इसका ये हुआ कि महंगाई इस समय बेलगाम बढ़ गई है। मैं आपको वो चीजें बता रहा हूं जिनके बारे में चर्चा नहीं होती। हम चर्चा करते हैं गैस के सिलेंडर की। गैस का सिलेंडर 400 रुपए से 1100 रुपए आज हो गया है। जब मेरा इलेक्शन हो रहा था, पिछले एक साल पहले जो मेरा इलेक्शन हुआ, उस समय यही गैस का सिलेंडर जो था वो 900 रुपए का था। आज वही गैस का सिलेंडर जो है वो 1100 रुपए का हो गया है। एक एक साल में अगर 200-200 रुपए आपका सिलेंडर का भाव बढ़ रहा है, इसके पीछे किसी की तो जिम्मेवारी है। और जिम्मेवारी किसकी है ये समझना बड़ा जरूरी है। पिछले 5 साल से हिमाचल प्रदेश के अंदर सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। यशस्वी मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी की। 8 साल से केंद्र के अंदर सरकार जो है वो भारतीय जनता पार्टी की है। महायशस्वी प्रधानमंत्री। अब ये दोनों डबल इंजनों ने मिलकर नीतिगत तरीके से महंगाई अगर इस यहां पर पहुंचा दी है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी को तो लेनी पड़ेगी। जनता इस बात को समझ रही है। तो पहला तो हमारा जो मुद्दा था वो था महंगाई का मुद्दा। और महंगाई के पीछे हमने लोगों को यह समझाने की कोशिश करी कि महंगाई और महंगाई के ऊपर आपको बेवकूफ बनाना ये कैसे होता है। और हमने लोगों को समझाने की कोशिश करी कि महंगाई खुद नहीं बढ़ रही, कोई बढ़ा रहा है, और इसको बढ़ाने के पीछे सिर्फ एक ही बंदे की जिम्मेवारी है, वो है डबल इंजन की सरकार की। दूसरी चीज बेरोजगारी। आज अगर आप बेरोजगारी के आंकड़े देखें तो आजाद हिंदुस्तान में ये बेरोजगारी की दर आज दिन तक आपने नहीं देखी होगी। डबल डिजिट के ऊपर आज दिन तक बेरोजगारी नहीं गई है। हिमाचल प्रदेश के अंदर एक रफ एस्टिमेट से लगभग 12 से 14% जो है वो बेरोजगारी की दर आज की डेट में है। इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि 6 लाख से लेकर 7 लाख के आसपास जो आज बेरोजगार युवा पढ़ा लिखा जो है वो घर के अंदर बैठा हुआ है। ये बात भी जो है युवा वर्ग समझ रहा है। युवा वर्ग ये भी समझ रहा है कि भर्ती कोई हो नहीं रही। युवा वर्ग ये भी समझ रहा है कि जो जो आज सरकारी नौकर जो है वो जो रिटायर होता है, वो रिटायर जब वो होता है, आज अगर एक पंप ऑपरेटर रिटायर हो रहा है, आज अगर एक फिटर रिटायर हो रहा है, उसकी नौकरी को खत्म करके इस जॉब को जो है प्राइवेटाइज करके इसको ठेकेदार को दिया जा रहा है। तो जब आप भर्तियां ही नहीं करेंगे तो रोजगार का जरिया कहां से होगा सरकारी सेक्टर के अंदर? तो महंगाई और बेरोजगारी के ऊपर जो है हमने लोगों को सचेत करने की कोशिश करी है। लोगों का एक बहुत ही ज्यादा गुस्सा था, और ये गुस्सा था डबल इंजन की प्रति। ये गुस्सा था जयराम ठाकुर जी के प्रति, और ये गुस्सा था केंद्र सरकार के प्रति। वो आपको जब रिजल्ट आएंगे आपको मतलब स्पष्ट रूप से आपको जो है वो नजर आ जाएगा। तो ये दो मुद्दों को लेकर हम जो है जनता के पास। मेरा सवाल यह है सर कि कांग्रेस पार्टी की अगर सरकार आती है तो जो हमारी बेसिक खान पान की चीजें हैं, बेसिक रोटी कपड़ा मकान, ये जो बेसिक चीजें आदमी को चाहिए, कांग्रेस पार्टी की क्या प्लानिंग होगी एज एन इंडिविजुअल, एज एन एमएलए?
आपका क्या हाँ जी। दृष्टिकोण है इस पे? कैसे कंट्रोल करेंगे इन चीजों को? टैक्स को हटा देंगे या फिर उसको नॉमिनल करेंगे, या किस तरह से टैक्स कलेक्शन को बड़ा करेंगे? नहीं देखिए, इसमें मैं अभी मैं एज अ नेता बात नहीं कर रहा, मैं एज अ जी। जिसको थोड़ी बहुत ही इकोनॉमिक्स की समझ है उसकी वो बात कर रहा हूँ। देखिए, हमने कुछ चुनाव के अंदर प्रोमिस किए हैं, हमने ओपीएस का प्रॉमिस किया है, हमने दो तीन चीजें और हमने बोली हैं। हमने 1500 रुपया प्रति माह की बात करी है प्रत्येक महिला के लिए। और हमने जो है ये सब चीजों के बारे में, मतलब स्कूल्स के अपग्रेडेशन के बारे में बात करी है, हेल्थ केयर के बारे में हमने बात करी है, हमने 300 यूनिट बिजली के बारे में बात करी है। काफी हमने ये सब वादे की हैं, ठीक है जी। इन सब वादों के पीछे अगर आप एक चीज देखिए कि आपका एक बेसिक प्रिंसिपल है, और वो प्रिंसिपल ये है कि पैसे का काम जो है वो पैसे से ही होगा। अगर आपके पास पैसा होगा तो आप ये सारी चीजें कर सकते हैं। अगर आपके पास पैसा नहीं होगा तो 5 साल के बाद जनता आपको फिर गर्दन से पकड़ेगी कि जो जो आपने अपने वादे किए थे आप उनने निभाए क्यों नहीं। अब आप ये देखिए कि जो मेरा 50-55 हजार करोड़ का जो मेरा बजट है, इसके अंदर मेरे को रेवेन्यू एनहांसमेंट कैसे करना है। मैं पैसा दो तरीके से पैदा कर सकता हूं। पहला, अपना रेवेन्यू बढ़ाकर, अपनी आय, अपनी आमदनी को बढ़ाकर, सरकार की आमदनी को बढ़ाकर मैं अपना जो है बजट को बढ़ा सकता हूं। जो मेरी अवेलेबिलिटी है बजट की वो बढ़ सकती है। दूसरा, जो मेरा वेस्टफुल एक्सपेंडिचर है, जो खर्चा मैं अपने भोग विलास के ऊपर, आप अपनी मशहूरी के ऊपर, अपनी एडवर्टाइजमेंट के ऊपर, अपने जो है मतलब उन कामों के ऊपर जिसमें पब्लिक का कोई भला नहीं है, इस खर्चे को घटा के कर सकता हूं। एक तरफ प्रदेश, उसके सारे पब्लिक इंस्टीट्यूशन सारे कर्जे में जा रहे हैं, और हम बात कर रहे हैं नंबर 1 स्टेट बनने की, नंबर 1 देश बनने की दुनिया में। दूसरी तरफ वही प्राइवेट कंपनीज, अडानी जैसा एक व्यक्ति वो उठ के पिछले 7-8 साल में दुनिया का नंबर 2 व्यक्ति बन जाता है। तो प्रदेश सरकार की, कैबिनेट मिनिस्ट्री की या मुख्यमंत्री की क्या जरूरत है? अगर आपको 30, 40, 50 हजार करोड़ के घाटे में ही स्टेट को डालना है, तो मैं ये पूछना चाहता हूं सर कि क्यों ना अदानी या अंबानी को ही डायरेक्टर बना दिया जाए स्टेट का, वो पॉलिसी फ्रेम करे, कम से कम स्टेट प्रॉफिट की तरफ तो चलेगी। देखिए, ऐसा है कि कर्जा स्टैंड लोन बेसिस पे कोई कर्जा अच्छा या बुरा नहीं होता, ठीक है। अगर आपने किसी ढंग के काम को करने के लिए कर्जा लिया है, जहाँ पे आपको पता है कि 10-15 साल के अंदर उसका रेवेन्यू आपको वापस आ जाएगा और उससे आप इसको पे ऑफ करोगे, तो कोई मतलब इसमें कोई बुरी बात नहीं है। बुरी बात कहाँ है जी? बुरी बात यह है कि कर्जा आप ये ले रहे हो तनख्वाहों को देने के लिए, कर्जा आप ले रहे हो पेंशन को देने के लिए, कर्जा आप उस काम के लिए दे रहे हो जहां पर आपके अंदर क्षमता ये होनी चाहिए थी कि आप इंटरनली अपने रेवेन्यू को इंक्रीज करें और उससे आप ये खर्चे करें। अगर आप हेल्थ केयर के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर आप एजुकेशन के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं, लोन्स बुरे नहीं है। आप ये देखिए, ये सरकार जो है, इन सरकार ने पूरे के पूरे सरकारी खर्चे के ऊपर जो है वो अपनी पार्टी चलाई है। जितने भी इवेंट्स हुए हैं वो सरकारी खर्चे के ऊपर इवेंट हुए हैं। आपने भी ये पढ़ा होगा, जो लगभग 14 करोड़ रुपए का बकाया तो अभी पिछली दो रैलीज का प्रधानमंत्री का जो है वो प्रधानमंत्री जी की रैलीज का जो पिछले इसका जो खर्चा पड़ा हुआ है एचआरटीसी का। तो सरकार के पैसे से अगर आप अपनी पार्टी को चलाएंगे, सरकार के पैसे से अगर आप जन्मदिन मनाएंगे, सरकार के पैसे से अगर आप नाटियां डालेंगे, सरकार के पैसे से आप स्वर्णिम भारत और ये सब की बात अगर आप करेंगे, तो होगा क्या कि वो जो पैसा जो आप लोन में ले रहे हैं आप उसको एक खड्डे में डाल रहे हैं। सरकार ने खर्चा किया लेकिन कोई भी ऐसी एक्टिविटी करी नहीं जिससे ये पता चले कि 5 साल, 8 साल, 10 साल के अंदर हमको डिविडेंड उसका वापस मिल जाए। तो ये एक फंडामेंटल शिफ्ट है, ये एक फंडामेंटल चेंज है जो आपको कांग्रेस की सरकार में देखने को मिलेगा। एक सवाल जरूर लेना चाहूंगा आपसे लास्ट में आज के इस सेशन में, कि बड़े सारे लोग इलेक्शन जिस दिन वोटिंग हो गई उसके बाद बड़े सारे नेताओं के फोन बंद हो गए, या उन्होंने आम आदमियों से मिलना बातचीत बंद कर दिया, या बिजी हो गए। जो संवेदना इलेक्शन के 15-20 दिन दिखती है, ऐसे हाथ जोड़ के पब्लिक के बीच में जाते हैं, उसके बाद एकदम से यू टर्न हो जाता है। उस पर आपके विचार जानना चाहता हूँ। मतलब की संवेदना की बात, मेरे जैसे व्यक्ति को ये कभी समस्या इसलिए नहीं आती क्योंकि मैं हमेशा रहता ही जनता के अंदर हूँ। मतलब आप अगर आप ये देखिए कि ये बहुत मुझे लगता है ये धारणा ठीक नहीं है कि जो पब्लिक का रिप्रेजेंटेटिव है वो भाग जाता है। क्योंकि मैं जितने लोगों को जानता हूँ, मतलब चाहे मेरा भाई आशीष पटेल हो, विनय कुमार जी हो, या बाकी जितने हमारे ये सब है, आप ये देखिए कि हम तो सारा टाइम रहते ही पब्लिक के बीच में। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैं जब इलेक्शन जीता, इलेक्शन जीतने के बाद मुझे 11 महीने मिले। उस 11 महीने के अंदर मैं लगभग, मैं मजाक नहीं कर रहा, पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में 3 बार कवर कर चुका था। और उसके बाद फाइनली जब मैंने अपना ये खत्म किया, जो अपना इलेक्शन कैंपेन खत्म किया, इस पूरे के पूरे पीरियड के अंदर मैं लगभग 750 से 800 मीटिंग कर चुका था।
750 से 800 मीटिंग करने का मतलब ये है कि टोटल 242 रेवेन्यू विलेजेस हैं। मैं पंचायत की बात नहीं कर रहा, मैं गांव की बात कर रहा हूँ। मैं लगभग हर गांव के अंदर 2 या 3 बार मैं विजिट कर चुका हूं। तो जब आपका फ्रीक्वेंसी इतना ज्यादा होता है पब्लिक के साथ इंटरेक्शन का, उसके बाद हमको कभी ये नहीं लगता कि मतलब मेरा फोन ऑफ है या ऑन है। मेरे को फोन आएगा, जैसे अभी अभी मेरा फोन ऑफ है क्योंकि मैंने इसको इस पे फ्लाइट मोड पे किया हुआ है। अब इसके बाद जितनी भी मिस्ड कॉल्स आई होंगी या जितना भी मेरे पास एसएमएस आए होंगे, मैं इमिडिएटली इसके बाद मैं रिवर्ट करूंगा। तो मेरा ये मानना है कि आप ये देखिए कि जितने भी आपके जनप्रतिनिधि हैं, समवेयर इतनी संवेदना अधिकांश लोगों में है कि वो गायब नहीं होते। हाँ, ये जरूर है कि इलेक्शन जब खत्म हुआ, अब रिजल्ट आने में 20-22 दिन है। 5 साल आप बैल की तरह लगे हुए हो। कुछ लोगों ने अपनी मेडिकल ट्रीटमेंट्स के लिए टाइम लिया हुआ था, कुछ लोगों ने अपने ऑपरेशंस कराए, कुछ लोग अपनी वेट मैनेजमेंट के लिए कहीं चले गए। तो हफ्ता 10 दिन सबने छुट्टी जरूर ली थी। और मुझे नहीं लगता कि जो कॉन्स्टिट्यूएंसी वाले आपके लोग होते हैं वो आपको उसके लिए कुछ गलत समझते हैं। आप ये देखिए ना कि मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो सबको पता है कि साल में कम से कम 4-5 बार अपनी शक्ल दिखा जाता है। जब भी घर पे आओ तो वहां पे मिलता है, जब भी फोन करो तो उठा लेता है। अगर एक हफ्ता उसने फोन नहीं उठाया तो कुछ ना किसी काम पे गया होगा। तो कॉन्स्टिट्यूएंसी वाले लोग आपको कभी कुछ नहीं बोलते। हाँ, एक धारणा जरूर है मीडिया के अंदर कि गायब हो जाते हैं, ये हो जाते हैं। आप हमेशा दूसरे के लिए सोचोगे, आप अपने एमएलए के लिए नहीं सोचोगे। और हमारी भी एक नई पहल है, इस पर आपका एक फाइनल नोट पे एक रिव्यू छोटा सा जरूर चाहूंगा। बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म आपने क्रिएट किया है एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। और थैंक यू सर। मेरे हिसाब से मतलब जो भी मेरे बाकी कुलीग्स हैं, मैं उनको डेफिनेटली मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि वो जरूर मतलब आपके इस पे प्लेटफॉर्म पे आए। और ये बहुत अच्छा मौका आप प्रोवाइड कर रहे हैं सब। बहुत शुक्रिया थैंक यू। सर, और दोबारा मिलना होगा आपके साथ जनता के मुद्दों के साथ। आज के इस लाइव में आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर।